हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल के वीडियो में हमने जो है यहाँ तक की जो है टॉपिक को किया था। वैसे तो वीडियो बहुत बड़ा कल भी होने वाला था, किंतु जो है नेटवर्क इशू के कारण कल की वीडियो जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। तो आज बाकी जो इस चैप्टर का है, यानी पहले चैप्टर जो है, इसमें जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है यानी इतिहास, इसमें जो है आज हम लोग पहले चैप्टर के ही कुछ भाग देखे थे, जो कल हम यहाँ तक हमने कल की वीडियो में देखा था। तो 2 पेज हमने कल की वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग तीसरे पेज से देखने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे ना तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। तो इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, मतलब जो घटना बीत चुका है ना, उसके बारे में भी जो मेन पॉइंट है वो जानकारी रखना भी क्या है, जरूरी होता है इतिहास काल के। अब यहाँ पे देखते हैं कि नई और पुरानी शब्दावली। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं डिटेल में। अगर पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ से ये लाइन हम देख रहे हैं, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए जो है ना, मध्य युग की फारसी, ये आपको नोट कर लेना है। उदाहरण के लिए मध्य युग की जो फारसी है वो आधुनिक फारसी की भाषा से क्या है, अलग है। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत की प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आवाज थोड़ा सा अगर साफ ना है तो थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं कि यह भिन्नताएं सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही मतलब नहीं आए, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हमें इसे मतलब इस शब्द को जो है ना आधुनिक राष्ट्र, राज्य, भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान शब्द को लेते हैं ना हम लोग, हिंदुस्तान से क्या समझते हैं हम लोग, भारत, पूरे भारत जो है वो उससे संबंधित समझते हैं। ठीक है, 13वीं सदी में जब फारस के इतिहास का मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, मतलब कुछ हो चाहे ना हो, इतना आप लोगों को याद रखना है कि 13वीं सदी में फारसी के इतिहास का मिनहाज-ए-सिराज ने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उसका आज से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मतलब जो मिनहाज-ए-सिराज थे ना, वो हिंदुस्तान शब्द किसको कर रहे थे, तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो स्थित क्षेत्र थे उनको वो हिंदुस्तान कहते थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रचार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। मतलब हिंदुस्तान शब्द में है ना, उस समय में जो भी हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत उसका मतलब कभी भी इसमें जो है उसे ऐड नहीं किया गया था। दक्षिण भारत को इसमें कभी भी ऐड नहीं किया गया था, ये बताया जा रहा है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब ये पॉइंट आपको नोट करने का वाला है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप को, मतलब भारत के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो इससे दो जो बातें वो क्लियर होती है। पहला कि 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इस समय जो है ना वो बाबर क्यों किया था, तो उपमहाद्वीप यानी भारत के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की जो संस्कृति होती है, कल्चर, उसका वर्णन करने के लिए किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि यह 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द जो है ना हिंद के ही कुछ समान है। मतलब अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा मतलब हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, 14वीं सदी के जो लेखक थे या कवि कह सकते हैं अमीर खुसरो, उसके द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी से जो है ना कुछ मिलता था। कौन शब्द थे, हिंदुस्तान शब्द। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक
वह के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए जो है ना, यहाँ पे किया उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा जो है शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। ठीक है, मतलब आज हम लोग सिंपल है विदेशी किसको कहते हैं, तो विदेशी जो कहते हैं ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि इस कलर से हम कर देते हैं। आज हम लोग विदेशी किसको कहते थे, विदेशी आज हम लोग कहते हैं आज इसका मतलब अर्थ होता है कि जो भारत का ना हो, मतलब भारत का निवासी नहीं, उससे हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं, आज हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन मध्य युग में, ठीक है, मध्य युग में जो कि आपको नोट कर लेना है, मतलब आप लिख भी सकते हैं कि वर्तमान, यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं कि वर्तमान लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और वर्तमान लिखने के बाद आप लिखिएगा कि विदेशी वैसा व्यक्ति जो भारत का न हो। और लेकिन मध्य युग में से कैसे, तो मध्य युग में मानो किसी गांव में, ठीक है, मध्य युग में कैसा होता था, तो मध्य युग में होता था कि मान लो किसी गांव में क्या होता था, मान लो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। मतलब इसी चीज का है, मतलब आज के जो समय में हम लोग क्या करते हैं, तो आज के समय में हम लोग देखते हैं विदेशी किसको कहते हैं, तो विदेशी आज के समय में हम लोग उसे कहते हैं जो भारत का ना हो। लेकिन मध्य युग में विदेशी किसे कहा जाता था, जो दूसरे गांव से आया हो और आप जो संस्कृति अपनाते हैं उस संस्कृति को वो नहीं जानता हो, उसी को क्या कहते हैं, विदेशी कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी कहते थे, हिंदी में परदेशी और फारसी में क्या अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी जो है विदेशी होता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी नगरवासी के लिए जो वनवासी होता था वो क्या होता था, वो विदेशी होता था। क्यों? क्योंकि जो वनवासी होता है, नगरवासी वो समाज में रहता है, नगर में रहता है, लेकिन वनवासी कहाँ रहता है, तो वनवासी जंगल में रहता है, उसे कोई कुछ नहीं पता, वो आदि मानव है और उसे संस्कृति के बारे में उतना जो है नॉलेज नहीं है, वो जनजाति होते हैं। अभी फिलहाल में भी बहुत ज्यादा जगह पे ऐसे है जो कि उदाहरण के तौर पर दिए भी गए होंगे। तो देखेंगे आप हम लोग अपने टॉपिक पे यहाँ से कि किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग किसान, मतलब एक ही गांव में, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक ही गांव दे दिया, फिर रहने वाले दो अलग अलग किसान जो है धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतिहासकार और उनके स्रोत, इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में देखेंगे कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वो अलग अलग के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है कि आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, यानी आप लोग 6 क्लास में जो है वो गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में क्या किए होंगे, रीड किए होंगे, पढ़े होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम 6 क्लास की जो भी क्या बोलता है वो हिस्ट्री है, उस पर भी हम लोग वीडियो डाल देंगे डिटेल में। ठीक है, बाकी अभी आप लोग अपने टॉपिक पे देखिए। पढ़ा, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 ईस्वी तक, मतलब 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों का 1000 वर्षों के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस काल के अध्ययन के लिए इतिहास का जिन स्रोतों का प्रयोग करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कहाँ तक देखा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि इतिहासकार इस काल के बारे में जो सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, ठीक है, ये आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। इतिहासकार इस काल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिए रॉक पेपर में, अलग से एक पेपर में लिख लीजिए कि इतिहासकार मध्यकाल के बारे में, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए कि इतिहासकार 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर है। पर कुछ बातें पहले से काफी अलग है, मतलब भिन्न है।
इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले इस काल के दौरान कागज जो है क्रमशः सस्ता हो गया था और बड़े पैमानों पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग जो है ना धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत मतलब शासकों के बारे में, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जी, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि जो है ना लिखने में इसका उपयोग, कागज का उपयोग करने लगे। यहाँ पे दिया गया है कि क्या कि धनी व्यक्ति शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करती थी। मतलब ये सभी के सभी जो नाम दिया गया है कि धनी व्यक्ति जो थे, धनी जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, शासक मतलब राजा, जन मठ हो गया, ठीक है, जनता करते जन मठ हो गया तथा मंदिर, आपको पता है पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय या अभिलेखागारों में रखा जाता था। इसे थोड़ा रेड कलर से हाईलाइट कर देते, इस कलर से कर देते। ठीक है, जहाँ पे एकत्रित किया जाता था उसे क्या कहाँ किया जाता था, पुस्तकालय तथा अभिलेखों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों के से इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारियां मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कागज के मूल्य के बारे में दिया गया है कि कागज का मूल्य जो है किस प्रकार से चेंज होता है, वो बात यहाँ पे बताया गया है। तो ये हम लोग आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल में, आप लोग ध्यान दीजिए कि दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। मतलब दिया गया दो कथन के टाइप पे देख सकते हैं, दो बातें लिखी गई है, दो प्रकार की, उसमें तुलना करने के लिए बता रहा है कि कौन कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है कि पहला यहाँ पे कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। ठीक है, एक भी मतलब जो विद्वान थे ना, उसको किसी पुस्तक की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ी। उसके पास क्या कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उससे उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। इसे दूसरा लग दिया है कि एक सदी बाद यानी ये 13वीं सदी है ना यहाँ पे, तो एक सदी बाद क्या हो जाएगा, 14वीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 14वीं लिख देते हैं, वैसे लिखा होगा, तो ये 14वीं सदी हो गया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, ये वाला देखिए आप लोग, प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो कागज अब मतलब कब अधिक मांगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में। आपको पता है कि 13वीं शताब्दी में कागज की मतलब जरूरत थी और कागज उतना उसके पास नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए क्या किया था, तो कागज को धोकर इस्तेमाल किया था। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे दिया गया है कि कब अधिक महंगा था, अधिक महंगा जो था इसमें था, इसमें क्या था, तो इसमें अधिक था। अधिक के लिए हम ऐसा तीर बना देते हैं। ठीक है, अधिक के लिए ऐसा तीर बना देते हैं। और 14वीं शताब्दी में महंगाई कम हो गई थी, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो ये जो नीचे मुँह होता है, ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब नीचे मुँह, और नीचे मुँह मतलब गिरना मतलब कम होना, और ये ऊपर मुँह उठना का मतलब क्या होता है, तो ऊपर मुँह उठने का मतलब होता है कि बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। अभी अब देखते हैं कि उन दिनों का छापे खाने तो नहीं थे, मतलब थे नहीं फोटो स्टेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए लिपिक या नकलन 20 हाथ से पांडुलिपि की प्रतिक्रिया बनाते थे। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट मतलब कर लेना चाहिए कि लिपिक या पूछेगा कि लिपिक या नकलन 20 किसे कहते हैं, तो जो पांडुलिपियों को हाथ से लिखते थे ना, मतलब हाथ से भी लिखते थे, उससे क्या कहते थे, लिपिक या नकलन 20। सिंपल भाषा में कहे तो जो किसी भी मतलब जो कॉपी है, मान लीजिए कोई कॉपी है, उसका क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, देख कर बना सकते हैं, उसका फुल कॉपी निकाल रहे हैं, फोटो कॉपी। तो उसी को यहाँ पे सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे इसे फोटो कॉपी जो करता है उसे क्या कहते हैं, लिपिक या नकलन 20 कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे है कि अगर आपने कभी किसी मित्र के
ग्रीक कार्ड की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती है। सही बात है कि नहीं है? आपने कभी अपने दोस्त के कॉपी में से चोरी की होगी तो आपको पता होगा कि वो इतना आसान नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती कि वो क्या लिखा है, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है कि यार ये बात लिखा होगा, ठीक है, क्या लिखा गया है, मतलब क्या लिखा गया है, ये अंदाज लगाकर लिख देते हैं। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि का प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक जो छोटे मोटे फेरबदल करते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपिया की भी प्रतिलिपियां बनती थी, मतलब फोटोकॉपी की फोटोकॉपी होती जा रही थी, ठीक है, बनती। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एक पेज है जो पुराना हो गया, लोग उसका फोटोकॉपी बना लेंगे कि अब ये रखेंगे, पुराना वाला फट गया, कोई कारण से वो खत्म हो गया, वो अब नहीं है तो ये फोटोकॉपी एक ही बचा, तो लोग इसके भी फोटोकॉपी कराएंगे। तो यही से चलता रहता है, ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पे। दिया कि सदी से सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। मतलब एक ही प्रकार की, जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार की जैसे कोई किताब है, ठीक है, आप उसका नकल कर रहे हैं, आपका नकल कोई और बच्चा कर रहा है, अब आपका कोई अक्षर उसको समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चा आपसे किया नकल अब उससे कोई और करेगा, उसका भी समझ में नहीं आएगा और वो कुछ और बात लिख देगा अंदाज से, तो क्या होगा, एक ही जो पुस्तक है ना, और उसके बारे में कई प्रकार की जानकारी, अलग अलग प्रकार का वाक्य देखने को मिलेगा, यही बताना गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि सबसे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। मतलब जो मेन बुक था, जैसे बुक कह सकते हैं आप लोग, वो अब देखने को नहीं मिलता है। जिससे हम फोटो कॉपी करते हैं ना, वो ओरिजिनल फोटो प्रतिलिपियां नहीं मिलती है, ठीक है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक जो है स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत को संशोधित करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार, यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिएगा, देखिए बहुत कम नोट करना है, हम आपको देखिए बुक तो सारा पढ़ना होता है, लेकिन इसमें नोट क्या करना है एनसीईआरटी में, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे दिया गया कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब किया था, तो पहली बार जो है वो 1356 में, दूसरी बार जो है इसके 2 वर्ष बाद, यानी 1356 से 1358 में किया था। ये 2 साल के अंतराल पर 2 गो क्या किया था, अपना वृत्तांत पेश किया था, ठीक है। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में दोनों में देखिए यहाँ पे दिया गया कि दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि यह पुस्तकालय के मतलब यहाँ पे एक बार और आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दोनों में अंतर है, ठीक है। सबसे पहला बात क्या है कि दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि ये चीज है, ठीक है। ये नोट करने की चीज नहीं है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले एक चीज ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। ये देखते हैं कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि नस्तलिक लिपि या बाईं ओर से लिखी जाती है, ठीक है। नस्तलिक लिपि में वर्ण जुड़कर धारा प्रवाह के रूप लिखे जा सकते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है, ठीक है। मतलब नक्शली लिपि क्यों, तो ये पूरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आसान होता है। और इसी के साथ जो यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षक लिपि जो है ना, ये दाईं ओर से लिखा जाता है, यह अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है, ठीक है। यह क्या है, अधिक जो है ना सघन, मतलब एकदम नजदीक लिखा हुआ है और संक्षिप्त में लिखा हुआ है और कठिन भी है, ये बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, ठीक है। तो 2 लिपि के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग देखने वाले यहाँ से एक पॉइंट, ठीक है, इसे हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, इसे टॉपिक भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब हम लोग
देखने वाले हैं। तो चलिए सभी बच्चे जो है एक बार वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, क्योंकि लगभग में जो है अब क्लास जो है 20 मिनट का होने वाला है। तो आप लोग एक बार सही बच्चे पहले लाइक कर दीजिए और चलते हैं आज की इस क्लास को जहां तक हो सके हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे। ठीक है, मतलब 1000 साल के अंदर तो परिवर्तन होता है। आपको पता होगा कि जैसे 1 साल पहले आपके जो आसपास के जगह थे वो उतने मतलब आसपास में उतने ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई छत का मकान लगता है, कोई पौधा लगा लेता है। बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो होती रहती है समय के साथ। ठीक है, इसके बाद यह है कि इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए थे, मतलब नए नए मशीन बने थे। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है समझ एक तरह से मशीन हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा काम है जो इंसान के बदले कोई अलग चीज से किया जा सके। जैसे मान लीजिए आप शिकारी करने के लिए बात करते हैं, पहले के जमाने में बहुत सारे लोग हैं जो तीर धनुष का उपयोग करते, तो वो प्रौद्योगिकी भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप गन से ही करें तो वही प्रौद्योगिकी होगा, वो भी हो सकते हैं। जैसे सिंचाई में रहट हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंचाई में रहट हो गया, कटाई में चरखे हो गया था। ठीक है, और युद्ध में क्या हो गया था, तो आग्नेयास्त्र किसको कहते हैं, ये आप लोग कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए। आग्नेयास्त्र किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। आग्नेयास्त्र किसको कहते हैं? आग्नेयास्त्र जो है ना वो बारूद वाले हथियार, जैसे गोला हो गया, जैसे गोला होता है ना तो उस सबको भी कह सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ जो है आपको पता होगा कि बम जो होते हैं वो सभी के सही बारूद होते हैं। गन के जो बुलेट होते हैं यानी बुलेट गोली जो होता है उसमें भी बारूद भरा जाता है, तो बारूद वाले जो भी हथियार है वो सभी के सभी आग्नेयास्त्र हो जाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। जैसे में क्या क्या आया था, तो जैसे में यहाँ पर दिया गया है कि मतलब यहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, परिवर्तन का कारण अगर पूछेगा ना कि 1000 वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, तो यहाँ पे दिया गया है कि इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। जैसे में आलू दे दिया है। ठीक है, आलू, मक्का, मिर्चा, चाय और कॉफी भी आ गया था। ठीक है, ध्यान रहे कि यह उत्तम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। आपसे पूछ देगा कि 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी का जो काल है वो किस प्रकार का काल था, तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि यह जो काल था ना, इसे अब पीला कलर से हाईलाइट कर देते हैं। लिख सकते हैं कि यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं राजपूत हमने देखा था। ठीक है, राजपूत तक एक बार यहाँ पे कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ा ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज दिया गया है। तो यहाँ तक तो कंफर्म हमने पढ़ लिया था और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि प्रारंभिक कथन में 1000 वर्षों के दौरान के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार जो ये क्या है, कोई ऐसा उपकरण भी आप कह सकते हैं बैलगाड़ी की तरह है। और यहाँ पे दिया हुआ चित्र जो है ना, यहाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है चित्र का रहट है। क्या है, तो ये जो है ना ये चित्र, ये रहट का चित्र, इसे रहट कहा जाता है। बाकी इसमें कुछ और देखना नहीं है। यहाँ पे पर्यावास जो है वो हम लोग देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग देखते हैं इससे आगे कि समुदाय का महत्व और उनमें से एक जो समुदाय था वो था क्या, राजपूत, जिसका नाम क्या था, तो राजपुत्र था। राजपूत का नाम क्या था, तो राजपूत का जो नाम था वो राजपुत्र था। अर्थात इसे क्या कहते हैं, अर्थात इसे राजा का पुत्र किससे मतलब निकला है। ठीक है, ये राजपुत्र जो है ना, ये शब्द राजा के पुत्र से संबंधित है, ये कह सकते हैं। ठीक है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के
होने का दावा करते थे। मतलब यहाँ से एक पॉइंट और आपको नोट करना है कि जैसे 8वीं शताब्दी से लेके और 14वीं शताब्दी के बीच यह जो नाम था ना राजपूत, यह किसके लिए मतलब बोला जाता था? तो जो योद्धा था, जो युद्ध लड़ता था, उसके समूह के लिए यह सब बोला जाता था। जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय मतलब सेना था जो लड़ने के काम करता था, दावा करते थे, ठीक होने का दावा करते थे। यहाँ पे तक भी आप लिख सकते हैं, इसे यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे। मतलब कहने का मतलब है कि राजपूत जो शब्द है ना, उसमें केवल राजा और सामंत जो थे वो नहीं आते थे, और वर्ग ही मतलब नहीं आते थे, सामंत वर्ग ही नहीं आते थे। मतलब ये बल्कि ये वो मतलब सेनापति और सैनिक के लिए भी होते थे इसका उपयोग। जो भारत के अलग अलग जगह पर जो अलग अलग राजा था ना, और उसके सेना में जो जो भी व्यक्ति काम करते थे सभी को राजपूत बोला जाता था। कब तक? 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, मतलब 6 शताब्दी तक ये चला था, ठीक है। अब देखते हैं कि कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रवर पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, मतलब यहाँ पे अब देखिएगा, देखा जाएगा कि 700 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच का ही बात चल रहा है पूरे बुक में। आपको इसी बुक के बारे में ध्यान रखना है कि इस युग में क्या क्या हुआ था। इस युग में ना राजनीतिक, एक सेकेंड यहाँ से कीजिए आप डायरेक्ट नोटिस करिए। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अफसरों का जो लाभ कौन उठाता था? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायरठ जो थे, जिसे मुख्यतः बोला जाता है लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाला जाति जो होता था, उसको मतलब लाभ मिला था इस कारण से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आदि समूह ने उठाया था। अब देखते हैं कि इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या धीरे धीरे हो रही थी। तो राजा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए क्या करेंगे? तो कृषि तो सबसे जरूरी चीज है, तो खेती करने के लिए जो वो जंगलों की कटाई करवाते थे। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ, ठीक है। यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप लोग अब यहाँ पे एक बार ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर दिया गया है, इसे हम रेड कलर से हाईलाइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्यावास शब्द दिया हुआ है, पर्यावास यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग पर्यावास को ही समझ लेते हैं। पर्यावास का मतलब क्या होता है? तो पर्यावास का जो मतलब है ना, यहाँ से वो ये बताया गया है इस बुक में कि पर्यावास का मतलब है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना, मतलब कई वनवासियों के मतलब पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण जो है ना, कई वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। और कुछ जो व्यक्ति है ना, जब जमीन खाली हुआ तो क्या करेगा? तो जमीन जब पेड़ पौधा कटेगा तो क्या होगा? तो जितने भी वनवासी होंगे वो सभी के सभी चले जाएंगे। बाकी कुछ इसमें से ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे? उसी जमीन पर अपना कृषि करने लगेंगे और कृषक किसान यानी बन जाएंगे, ठीक है। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी, ठीक है। ये जितने भी वनवासी जो थे ना, वो किसान बने थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको क्या करना पड़ता था। तो उनको यहाँ पे जो है एक प्रकार का क्या करना पड़ता, कर चुकाना पड़ता था, और स्थानीय जितने भी मालिक होते थे ना, मालिक की बेगारी करना पड़ता था, बेगारी मालिक यहाँ करना पड़ता था, ठीक है। अब देखते हैं कि परिणाम स्वरूप किसानों के बीच जो है ना आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती के खाली यहाँ पे दिया है कि कुछ लोग जो है ना खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे, ठीक। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजाति में बंट जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थानीय नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है।
अस्थायी नहीं थे वो दर्जा, किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। मतलब ये जो दर्जा था वो फिक्स नहीं था, और ये बदलता कैसे था, ये जो बदलता था ना, इसका एक ही कारण था कि किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता है, मतलब कितने लोग उनके सपोर्ट में है, प्रभाव और उनका प्रभाव कितने लोगों के ऊपर है, और संसाधन पर वो नियंत्रण कितना रखता है, इसके आधार पर है ना, इसके आधार पर ये दर्जे क्या होते थे, तो बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी क्षेत्र में ना, मतलब कोई और, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपने सदस्य के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियों और अपने अपने नियम, मतलब जाति अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अपने सदस्य के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, और इन नियमों का पालन करवाने के लिए जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, तो सभा करवाती थी, जिस सभा को क्या कहते थे, तो जाति पंचायत भी कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव मुखियाओं का शासन होता था, मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई होती थी। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो भी होगा हम लोग देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे दिया गया कि इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपसे एक सवाल का पूछ रहा है, साइड सवाल, कि आप बताइए, सोचने वाला होता है ना, कि वही सोचने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ तक तो हमने देख लिया, तो इसके बाद हम लोग जो भी होगा वो पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कौन सा, तो अब हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 9। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब हम लोग पेज नंबर 9 देखने वाले हैं। तो अब आप लोग पेज को पलट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। एक सेकेंड, क्षेत्र और साम्राज्य। तो क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आप लोग को यहाँ से जो मेन पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को एकदम निश्चित है कि आपको लिखना ही पड़ेगा और याद करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि चोल अध्याय 2 में दिया गया है, मतलब चोल वंश के बारे में जो है ना अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, और मुगल के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे अब ये जो अध्याय वाले बातों को छोड़ दे तो सिंपल सा पढ़े तो चोल, ठीक है, चोल, तुगलक, और मतलब ऐसे नोट करना है, चोल, तुगलक या मुगल जैसे जो है ना बड़े बड़े राज्य के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलवान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। अब इसको कैसे आपको नोट करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, दिल्ली के लिखना है, दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलवान, इसका जो शासन था वो कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 1266 से 1287 तक ये शासन किया था, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। और इसकी जो है ना प्रशंसा मतलब क्या होता है, किसी के बारे में अच्छी बातें बोलो। प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, ठीक है, जो पूर्व में बंगाल यानी जिसे गौड़ उस टाइम में बोला जाता था, तो बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी जिसे गज्जन बोला जाता तक फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आपको नोट कर लेना। और जिसमें संपूर्ण जो है ना क्या है, तो दक्षिण भारत, अब आपको यहाँ पे दक्षिण भारत के बारे में चर्चा मिल गया, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था, मतलब दक्षिण भारत भी इसमें आता था ये बलवान के शासन काल में। तो इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ताकि इसमें आपको क्या क्या नहीं नोट करना है, तो सबसे पहला बात, जो भी नोट नहीं करना है ना उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम रिमूव कर देते हैं। 1 सेकेंड का बस टाइम दीजिए आप लोग, हम रिमूव कर देते हैं, बस चैप्टर में देख लीजिएगा, हो गया। बाकी इसे रिमूव कर देते हैं हम लोग। यहाँ से इसे नहीं नोट करना है, इसे नहीं नोट करना है, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग समझ में उतना नहीं आता होगा, कहीं और आ जाए तो अच्छी बात है। और 1 सेकेंड यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है,
और यहाँ पे एक सेकेंड रिलोड और सारा मिट गया। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार हम फिर से करते हैं, पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले हम लोग को रिमूव ये करना था, ठीक है, तो हम लोग पहले इसे रिमूव कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हो गया, आप लोग देख सकते हैं जितने भी एक्स्ट्रा बातें थे जो सिर्फ जानकारी के लिए बताए गए थे उसे हमने रिमूव कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, यहाँ तक एक पॉइंट। उसके बाद आपको लिखना है दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलवान 1266 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी जिसे गौड़ उस टाइम में बोला जाता था से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी उस टाइम में गजनी को क्या गज्जन बुलाया जाता तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। संपूर्ण दक्षिण भारत का मतलब ना समझ रहे हैं आप लोग, संपूर्ण दक्षिण भारत, जैसे भारत का नक्शा आप लोग बनाते हैं ना, भारत का नक्शा, तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि भारत का नक्शा बनाते हैं तो उसमें जो दक्षिण भारत था वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से हो गया, आप इस तरह से देखे होंगे मैप में, ठीक है, ऐसे होता है ना, तो यही जो है ना, ये क्या है, ये संपूर्ण दक्षिण भारत है, ठीक है, इसी को दक्षिण भारत बोला जाता है। तो ये भी जो क्षेत्र था ना, ये भी आ जाता था किसके, गयासुद्दीन बलवान के शासन में, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मुंबई आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, मतलब टिक नहीं पाते थे, ये कहने का बात यहाँ पे बताया गया है। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अति युक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वह यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे, मतलब क्यों करते रहते हैं, ये बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि क्या आप समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते हैं, मतलब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कुछ समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जाता है, आपको पता है तो जवाब दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन दिमाग पे ये जोड़ लेने के लिए बोलना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये वाला भी हम देख लेते हैं पॉइंट, हम सब कुछ छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ पे जो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा आप लोग, ये सब जो है बहुत अच्छा होता है ना, नाम याद रखिएगा तो एग्जाम के तौर पर। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित जो है ना मकालिक अवसर फी मालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत है, मतलब जो दिल्ली जो है ना वो सल्तनत के अंतर्गत आने वाले काल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज का चित्र है, तो ये भी आपको यहाँ पे दिया गया होगा कि प्रारंभिकरण जो है ना 1000 वर्षों, ये तो अति हो गया, टॉपिक का नाम दिया गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ये क्षेत्र जो यहाँ पे जो हमने देखा था, अभी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यही के बारे में जो है ना, यही चित्र के बारे में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मानचित्र जो है ना 3 दिया गया हुआ है, तो हम लोग इसे देख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी क्रम दिया हुआ है वो अब हम लोग देखते हैं। पहला जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहला क्या है, तो सिविस्तान है, क्या है पहला जो है ना वो सिविस्तान। अब सिविस्तान हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे इस मैप में आप देखेंगे तो पहला जो सिविस्तान है वो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा में क्या दिया है कि दूसरा जो है वो उच्च है, तीसरा मुल्तान, दूसरा यह है उच्च और तीसरा क्या है तो मुल्तान। इसी प्रकार से आप क्षेत्र देख लीजिए, जैसे में ये पहला क्या था, तो पहला जो दिया था ना यहाँ पे सिविस्तान, ये सिविस्तान अभी वर्तमान में कहाँ है, तो आप जानते हैं कि यहाँ तक जो है ये भारत का नक्शा है, ये भारत का मैप ऐसे होता है, ठीक है। मैं दूसरे कलर से मैप का हाईलाइट करता हूँ क्योंकि इस कलर से जो है पहले से है तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भारत का मैप है, आप इस कलर से देखिए। और सिविस्तान क्या है, तो सिविस्तान जो है ना वो कहाँ पे है, तो सिविस्तान आपका जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो इस वाले भाग में दिख रहा है। इधर कौन सा देश है, तो इधर जो है ना वो पाकिस्तान है, कौन सा है तो पाकिस्तान। इसी प्रकार से आप सारा चीज देख लीजिएगा, बाकी आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो थोड़ा जो आपको बिंदु टाइप से दिख रहा है, ये और कुछ नहीं है, आपको याद रखना है भारत का जो है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये भी हमारे भारत के अंतर्गत ही मतलब भारत के ही क्षेत्र में आता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक बार इसे और हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इससे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं कि भाषा और क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को खत्म ही कर दिया जाए, ठीक है।
आपको अगर एक घंटे का ये वीडियो होगा, अगर मान लीजिएगा आपसे नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाषा तथा क्षेत्र के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की भाषा अलग है, मतलब एक अलग भाषा है। ये गौर किया था 1318 ईस्वी में, कौन, अमीर खुसरो ने किया था कि हर क्षेत्र की भाषा अलग है, यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो है ना वो भाषाओं की जो भी है वो सूची दी गई है, तो इसे हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं दूसरे कलर से, आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि सिंधी हो गया, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री हो गया जिसे दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी हो गया, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, गुजरी हो गया गुजरात में बोला जाता है, और अलवारी होगा तमिलनाडु में, गौड़ी जो है बंगाल में बोला जाएगा, ठीक है। अवधी उत्तर प्रदेश मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी कहाँ बोला, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। ये आपको याद रख लेना, ये सभी के सभी जो भाषाएं यहाँ पे दिए गए हैं ना वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है, तो संस्कृत यहाँ पे दिया हुआ है, संस्कृत के बारे में एक प्राचीन भाषा है जो केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं जानते, केवल ब्राह्मण जानते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि अमीर खुसरो द्वारा जो है उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बताइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो निम्न भिन्न और उनके चारों ओर खींचिए, मतलब चारों ओर खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? आपको आप भी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या समय के साथ, ठीक है, पहले आप लोग सुन लीजिए, क्या समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं या नहीं बदले हैं, ये आप लोग बताइए, ठीक है। ये हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा कि समय के साथ जो है भाषाओं के नाम बदले हैं या नहीं बदले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम क्या देखने वाले हैं कि सन 700 तक इन क्षेत्रों के आसपास भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा मतलब उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराते चलती रहती थी, कभी कभी चोल खलजी हो गया, यहाँ पे खिलजी होगा, ठीक है। ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे सही कर लीजिएगा। हम यहाँ पे मार देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो खिलजी हो जाएगा, ठीक है। खिलजी याद रखिएगा। चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे जो राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये तभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या असफल नहीं हो पाते थे। अभी आपको दिया गया है कि 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या नोट करना है कि 18वीं सदी में जो है ना मुगल वंश वो पतन मुगल वंश जो है ना वो खत्म होने के कगार पर था। इसे आप लोग स्टार लगा दीजिए। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। अगर कोई बाहरी जो है ना वो बाहरी कोई आदमी आकर यहाँ पे शासन करेगा, वो हारने लगेगा तो क्या होगा। अगर मेरे गांव में आकर, चाहे आपके गांव में आकर कोई बाहर का आदमी आपके शासन जमाने लगे तो आप क्या कीजिएगा? आप यही नहीं कीजिएगा। जब वो उसका शासन कमजोर होने लगेगा तो आप लोग सोचिएगा कि हमारा फिर से उस पर शासन हो जाए, तो वही है, ठीक है। क्षेत्रीय जो राज्य है वो फिर से उभरने लगे और यहाँ पे लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी जो बातें हैं इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग तक फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ जो है ना एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है, ठीक है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन हो गया, ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधक, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि यहाँ पे
यहाँ तक अभी तक हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि सन 700 से मतलब लेकर 750 के बीच के हजार वर्षों के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर मतलब पड़ा था। अब यहाँ पे साइड का पहले देखिए, अभी अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, आप लोग देखिए। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होने वाला है ना, वो है कि पुराने और नए धर्म। तो हम लोग अब इसे देखने वाले हैं। इससे पहले आप यहाँ पे इसे हेडिंग बना लीजिए और हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे साइड में देखेंगे कि क्या बातें दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। साइड में देखने को मिलेगा कि पता लगाइए, क्या है कि पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सब क्षेत्रीय समाजों का हिस्सा रहा था, यदि था मतलब रहा था तो कितने समय तक। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो है ना, क्या बोलता है, आपका राज्य वो कभी इन लोगों का गुलाम मतलब इन लोगों के अधीन आता था, अगर आता था तो वो कितने वर्षों तक रहा, ये पूछने का प्रयास ये कर रहा है आपसे, ठीक है। इसका जवाब देने का आपको लगता है तो आप दे सकते हैं और अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, इसके लिए आप खुद बाध्य हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या है, तो पुराने और नए धर्म के बारे में देखेंगे। पुराने और नए धर्म के बारे में इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं ना, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं के कई बड़े परिवर्तन आए। यहाँ पे दिया है दैविक तत्वों में लोगों की आस्था। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का जो स्वरूप था ना वो सामूहिक होता था। आस्था मतलब धार्मिक जो आस्था होता है उसका क्या होता है, सामूहिक होता है। सभी लोग जो है ना पूजा पाठ करते हैं, तो यह दिया हुआ है कि मतलब आमतौर पर जो है ना यह सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था योनि धर्म प्रायः समुदाय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से मतलब संबंधित होती थी। जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया, ठीक है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जिसे हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं। क्या है तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि इन परिवर्तनों, ठीक है, इन परिवर्तनों यहाँ पे है, इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। उसके बाद है राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ावा हो गया और तथा मतलब बढ़ती जो है सत्ता। यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है समझने के साथ कि हिंदू धर्म में जो है ना, हिंदू धर्म में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। क्या क्या नए परिवर्तन हुए थे, तब परिवर्तन हुआ था, नए देवी देवताओं की पूजा होता था, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता थी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि संस्कृत ग्रंथों के अनुसार मतलब संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था। संस्कृत ग्रंथ जैसे कि संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे थे और संस्कृत भाषा कौन पढ़ता था, तो ब्राह्मण पढ़ता था, इसलिए जो है ना उसका आदर होता था समाज में, उसे लोग मान सम्मान देते थे। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन कर होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो वेद वेदांग ये सब चीज पढ़ते थे ना, जो संस्कृत भाषा में लिखे थे, ये जो पढ़ते थे तो राजा इसको संरक्षण देते थे, इसको सुविधा देते थे। इसके वजह से इन लोगों का बोले तो दबदबा था, यानी होता है ना एक प्रकार से अपना वर्चस्व होने लगता है, ठीक है, तो वही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे 2 पॉइंट और दिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमित खुसरो की टिप्पणी याद है? अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, आप लोगों को अमीर खुसरो के बारे में जो भी हम बताए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आपको कुछ याद है, तो अब आप लोग याद कीजिए और लिखिएगा, और हो सके तो आप लिख कर कमेंट कीजिएगा जब भी कभी हो तो, ठीक है, या आप लोग बना लीजिए, वही मेरे लिए काफी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि संरक्षण शब्द तो हम यहाँ पे देखे है ना, नीचे में यहाँ पे देखे हैं संरक्षण शब्द, हाईलाइट थोड़ा करते दूसरा कलर से, तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो संरक्षण कलर है इसे तो हम लोग देखे थे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको यहाँ पे देखना संरक्षण का मतलब क्या था। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे अन्य किसी व्यक्ति को मदद या सहारा देता है, उसे क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। ये परिभाषा है, आपको याद कर लेना है, ठीक है, और नोट भी करना है, ठीक है। तो ये संरक्षण का परिभाषा है, इसे याद और नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे
आज दोस्तों ज्यादा नहीं है, बस एक पेज ये है और दूसरा यही पेज है। बाकी हम लोग ये प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे और बाकी के जो है वो प्रश्न आप लोग खुद कर लीजिएगा, बस एक दो बताएंगे आपको उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस पुजारियों के विशद कर्म कांड से बिना मतलब ही भक्त स्वयं पहुंच सके। मतलब ऐसे बात है जो आपको एक बार गहरे मतलब भाव से शांत मन से आप लोग इसे पढ़ के देखिए। क्या लिखा है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांडों के बिना ही भक्त जो है ना वो भक्त के स्वयं मतलब ईश्वर तक पहुंच सके, ठीक है। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। ये आपको बताया गया है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग फिर से पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप ही पढ़ा दीजिए तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप 3 में से एक काम कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। अब आप लोग इस पॉइंट को गहरे से तक समझिए, ठीक है, थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ क्या है? तो मुसलमान का जो धर्म ग्रंथ है, और इसका जो संदेश है ना भारत में कैसे पहुंचा, तो भारत में सबसे पहले तो 7वीं शताब्दी में पहुंचा। कब में पहुंचा? ये जो भारत में पहुंचा तो वो 7वीं शताब्दी में पहुंचा था। और कैसे पहुंचा? तो व्यापारियों द्वारा तथा अप्रवासी। अप्रवासियों का मतलब समझते हैं आप? जैसे मान लीजिए अप्रवासियों का मतलब होता है कि जैसे हमारा पड़ोसी, जैसे मान लीजिए देश में नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, नेपाल का वीजा फ्री है ना। मान लीजिए वहां से कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो कोई व्यक्ति जैसे विदेश से कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है ना रहने के लिए, उसे अप्रवास कहते हैं, ठीक है, उसे अप्रवास कहते हैं। तो वो आया और यहाँ पे जो है कुरान के बारे में लोगों को जानकारी दिया, तो इसी को अप्रवास क्या रहता है, ठीक है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नोट आपका जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मुसलमान जो है ना कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना मतलब लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। मतलब कहने का मतलब है कि वो सभी को गले लगाना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से समाज में रहता हो, गरीब हो या कुछ भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया। कहाँ तक देखा हम लोगों ने? तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक देखा था, ठीक है, यहाँ तक। अब देखते हैं कि कई शासक इस्लाम और उनके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ये, ठीक है, कई शासक जो है ना ये इस्लाम और उसके विद्वान, ठीक है, धर्म को और उसके जो भी विद्वान थे, धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात जिसे उलेमा कहा जाता, उसे संरक्षण देते थे, उसे सुविधा देते थे, ठीक है। हिंदू धर्म की ही भली भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधिस्मत नेता मानते थे। ये आपको नोट पॉइंट करना है, ठीक है। यहाँ से दूसरा कलर कर देते बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखने लो। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है कि मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिस्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी। और यहाँ पे देखते पहले यहाँ से कर लीजिए। उसके बाद दूसरा है कि कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ये दो है। कौन है? तो मुसलमानों में जो दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे पूछे तो एक को कहा जाता है शिया, दूसरे को क्या कहा जाता है? तो दूसरे को सुन्नी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। मतलब इस्लाम जो धर्म है ना, इसमें जो है ना शुरू में जब आया था, इसका जो नेतृत्व करते थे ना, वो क्या कहलाते थे? वो जो है ना वो खलीफा कहलाते थे बच्चों, ठीक है। खलीफा, क्या? खलीफा। अब देखते हैं इससे आगे, उसके बाद है कि और आगे भी इनकी परंपरा चली रही। इस्लाम नई सिद्धांत
इस्लाम नई सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत, यहाँ पे दो सिद्धांत दिया मुसलमान के बारे में, ठीक है, कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब यह दिया कि समय और इतिहास के कालखंडों का विचार, ठीक है, क्या है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस समय इतिहास के कालखंडों का विचार देखने वाले हैं। ये आप लोग आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट डालना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो ये आप लोग नोट पॉइंट डाल दिए पहले। तो अब हम लोग देखते हैं इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालखंडों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अब देखते हैं 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ये पॉइंट आपको नोट करना है बच्चों। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार जो थे ना, उसने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन से, तो पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा जो है ब्रिटिश युग। मतलब वो अंग्रेज जो आए थे वो अपना युग भी क्या किए थे, वो लिखे थे। यह विभाजन, यहाँ पे दिया यह विभाजन, साइड नोट तो कहीं है नहीं, जितने थे हमने करा दिए। तो हम देखेंगे कि यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहास आर्थिक सामाजिक कारकों को के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। मतलब अब जो है ना, इतिहास को जो बांटा जाता है वो किस आधार पर बांटा जाता है, तो आर्थिक, मतलब अतीत के आर्थिक हो गया और सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर ही के आधार पर ही इतिहास को विभाजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग, पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्रहालय, प्रारंभिक दौर के कृषि क्रमों, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य के बारे में पढ़ा था हमने। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ये आपको नोट करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया है। क्या बताया हमने कि बच्चों आज जो है ना, इसे हम रेड कलर से सिलेक्ट करते हैं। 7वें क्लास की जो पुस्तक, इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, ठीक है, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूपों में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी 7वें क्लास की जो पुस्तक, इसमें क्या क्या चीज पर जानकारी मिलेगी, तो आपको यहाँ पे जो जानकारी मिलने वाली है, इतना जानकारी मिलने वाली है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के जैसे रूप में हिंदू धर्म हो गया और इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के जो कंपनी, व्यापारी कंपनी का आगमन जो भारत में होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, इसलिए जो है इस कलर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी अलग थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। फिर मध्यकाल की तुलना क्या, तो आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, ठीक है।
इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल जो है रूढ़िवादी था। कैसा था मध्यकाल, कैसा था बच्चों? तो मध्यकाल जो है ना वो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, परिवर्तन हुआ था, लेकिन आपको याद रखना सिर्फ इतना है कि मध्यकाल जो है ना वो रूढ़िवादी था। आप इसे नोट नहीं कीजिएगा, उतना कोई खास नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे आप नहीं नोट कीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं इसके नीचे है कि इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष मतलब पढ़ी हुई जो किताबें थी उससे जो है ना करने के लिए तुलना कर रहा है 6ठी क्लास की। जहां भी संभव हो यह देखे कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखे कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है, ठीक है। साइड नोट इसमें नहीं है, यहाँ पे कोई भी साइड नोट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कल्पना करें, ठीक है। इसे आप ध्यान पर दीजिए, क्या ये बताने का कोशिश कर रहा है? कल्पना करने के लिए बोल रहा है कि आप एक इतिहासकार, मान लीजिए आप एक इतिहासकार है, मतलब इतिहासकार किसको कहा जाता है? जो इतिहास लिखता है। इस अध्याय में लिखित जो है ना कोई एक विषय जैसे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ जो है आज की इस वीडियो के माध्यम से टोटल 1 घंटा का वीडियो बना है, लेकिन जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और अब हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि जल्दी आ जाएगा इस चैनल पर। ये कंटिन्यू नहीं भी आएगा, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं है कि हाँ वो आएगा, क्योंकि 10th वाले का भी क्लास देखना पड़ता है। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी क्लास आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको 1 ही 2 पॉइंट बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सभी जब मैं ही बता दूंगा तो आप करोगे क्या? तो आपको मैं इतना मेहनत से पढ़ाया, आप लोग नोट्स बनाइए, सभी के सभी क्वेश्चन कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है तो पहला मैं बता देता हूँ, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? आपसे क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में लिख दीजिए कि अतीत में विदेशी मतलब इतिहास में जो है विदेशी किसे कहा जाता था। अभी तो आपको पता है कि भारत का जो व्यक्ति नहीं उसे विदेशी कहा जाता है, लेकिन अतीत में यानी पहले विदेशी किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं कि अतीत में विदेशी उसे कहा जाता था जो उस समाज का ना हो, ठीक होता था, उस संस्कृति के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं था, वो नहीं जानता, जिसकी जो आंसर जो है जैसे कि ऊपर आपने देखा था, ये जितने भी मैंने हाईलाइट करवाए होंगे पक्का हो, मैं कंफर्म हूँ कि मैं हाईलाइट करवाया हूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे होगा, मैं नीचे के टाइप में जो था वो वहां पे मैंने हाईलाइट करवाया था, ठीक है। यहाँ पे अतीत 1 सेकेंड का टाइम लीजिएगा बच्चों, 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा बस, यहीं पे था ना। आप लोग कमेंट कीजिए कितने नंबर पेज में है, कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आपको पता है कि मैंने कराया था तो आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया कि मध्य युग में मानो किसी गांव में, ठीक है, किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं है, मतलब हिस्सा नहीं है, वो क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। यहाँ पे आंसर मिल गया आपको, मैंने बोला था ना कि आपको मैंने कराया था, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अगर पढ़ेंगे हमारे से तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे, ये सभी आपका काम है। और यहाँ पे ये क्या दिया है, तो बीज शब्द दिया हुआ है। बीज शब्द का मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था कि शॉर्टकट में जो है डिटेल देता है, ठीक है। तो बीज शब्द में हम देखेंगे कि क्या चीज के बारे में आज हमने देखा था। आज हमने पांडुलिपि के बारे में देखा था, जाति के बारे में देखा था, और क्षेत्र के बारे में देखा था, कौन शासक का है, और काल विभाजन के बारे में भी देखा था, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग चैनल को बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर से सेकेंड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।